आज की जो पहले की जो जनरेशन थी और अभी की जनरेशन में साइबर का एक अच्छा खासा दखल है और हमारे जीवन को काफ़ी कुछ आसान बनाया है। लेकिन हम साइबर क्रांति के इस दौर में हमें एक और दूसरा पहलू बनता है साइबर सुरक्षा का, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम किसी चीज कोई सुविधा मिल रही है, किसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जीवन को आसान बनाया है, तो उतने ही उसके लिए खतरे उत्पन्न हुए हैं और उतनी ही उसके लिए समस्याएं हैं। लेकिन हमें हम जितने भी जो समस्याएं हैं उनके लिए हमें समय से जागरूक होना है। इसलिए जो साइबर सुरक्षा है वो चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। जो खतरे हैं उससे हमें किस प्रकार से निपटना है, उसका हमें किस प्रकार से निदान करना है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम देखें साइबर सुरक्षा को लेकर हमारे विभाग की तरफ से RSCIT उदयपुर की तरफ से 2021 में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करवाए गए थे, आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा। तो उसी में इस तरीके से मेरी भी कुछ वार्ता रहने वाली है, जो बातें मैं उसमें भी क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस जो 30 नवंबर को मनाया जाता है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, ग्रांटें भी जारी की जाती हैं। आप सभी ने पिछले सेशन में भी खर्च किया होगा साइबर सुरक्षा ग्रांट का। तो यहाँ पर जो साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और हम सभी संस्था प्रधान हैं, उसके साथ ही समाज में हमारी भूमिका एक अध्यापक के रूप में है। तो साइबर सुरक्षा में अगर हम अध्यापक की भूमिका देखें तो हम हमें खुद के लिए तो हमें खुद को अवेयर होना है, साथ ही समाज में अगर कुछ भी इशू बनता है तो समाज हमसे अपेक्षा करता है कि ये गुरु जी हैं, ये जरूर इसके बारे में जानते होंगे और मुझे इसका निदान देंगे। तो साइबर सुरक्षा में अगर हम देखें तो समाज के लिए, खुद के लिए और हमारे विद्यालय में जो PTM SNC है उसमें जागरूकता कराने के लिए हमें साइबर सुरक्षा के बारे में पता होना आवश्यक है और अनिवार्य है, ताकि हम और लोगों में जागरूकता फैला सकें और जो ये जो साइबर सुरक्षा का जो बात है वो हम अधिकतर लोगों तक पहुंचा सकें और उसकी जागरूकता को फैला सकें। अब अगर हम साइबर सुरक्षा को सबसे पहले इस वार्ता को मैं शुरू करूंगा बच्चों के साथ, क्योंकि जो बच्चे भी इसकी चपेट में हैं और कोविड के बाद से बच्चे साइबर से काफी जुड़े हैं। क्योंकि पहले हम क्या था, स्कूल में था बच्चे मोबाइल नहीं देते थे, लेकिन कोविड के बाद से हमने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया है और देना हमारी मजबूरी थी। उसको मोबाइल से हम उस बच्चे को नहीं रोक पाए। तो बच्चों के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, मुख्य साइबर जो खतरे हैं बच्चों के लिए, बच्चों और युवाओं के संदर्भ में दोनों को इंगित करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला जो खतरा आता है साइबर बुलिंग का। साइबर बुलिंग एक प्रकार से ये है कि जैसे बच्चा है आपका ऑनलाइन एक्टिव है, उसको कोई सोशल मीडिया साइट पर वो एक्टिव है, उसको कोई जबरदस्ती किसी प्रकार से कोई करवाया जा रहा है, उसके दिमाग में मतलब एक प्रकार से चैटिंग की जा रही है, उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश होती है उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। और एक होता है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग होता है, साइबर ग्रूमिंग के जो अंतिम परिणाम हुए हैं उसमें बच्चों के यौन शोषण तक के मामले हैं। साइबर बुलिंग इस मामले में आप देख सकते हैं, क्योंकि साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है, बच्चों तक आसानी से पहुंच हो जाती है, जहां पर जो टारगेटेड जो होते हैं, जो मतलब जो सामने से टारगेट कर रहा है बच्चों को, साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग के माध्यम से वो उसको टारगेट करते हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे बच्चा? अगर आपके खुद में घर में बच्चा है, आपके आस पड़ोस में बच्चा है, आप देखेंगे अगर किसी की एज है, जैसे स्कूल एजुकेशन में कम से कम अगर बच्चा साइबर बुलिंग और ग्रूमिंग में आता है तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। आप अपने बच्चे में देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, साइबर बुलिंग का जो बच्चा शिकार होगा उसकी सबसे पहली पहचान रहेगी वो इंटरनेट पर अधिकतम समय व्यतीत करेगा, पूरे दिन मोबाइल में रहेगा। उसके बाद अगर आप एकांत कमरे में जा रहे हैं, प्राइवेसी को और प्रिपेयर करेगा। अब प्राइवेसी कई प्रकार की होती है, बड़े लोगों की प्राइवेसी, बच्चों की प्राइवेसी। अगर हम माता पिता हैं तो आप माता पिता की भूमिका के अंदर देख सकते हैं कि बच्चा कितना ओवर प्राइवेसी में जा रहा है, मतलब बच्चा पूरे दिन मोबाइल लेकर अकेला बैठा है। अगर आप गलती से भी उसके पास से गुजरेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन को छुपाने की कोशिश करेगा, वो ही बताएगा तो उसकी बात में मोबाइल में मेरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने बच्चे का मोबाइल है अगर आपके पास में आ जाता है तो वो काफी चिंता हो जाता है, मतलब व्याकुल हो जाता है कि नहीं ये मोबाइल मेरा उनके हाथ में चला गया। तो अपने मोबाइल को लेकर वो काफी प्रकार से गोपनीय हो जाता है, एकाकीपन में जाता है, तो वो कहीं भी साइबर बुलिंग और ग्रूमिंग का शिकार हो सकता है। और दूसरा जो बच्चों के संदर्भ में अगर देखें तो
इतना तो आजकल बच्चे परफेक्ट हो चुके हैं। चुपके से लेगा या फिर आपको नहीं पता हो, आपने वो लाइट ले रखा है, आपका एटीएम लिया, बच्चे ने वो डिटेल्स ऐड की, उस पैसे को वहाँ ऐड किया। क्योंकि गेम्स क्या होता है, जो फाइनेंशियली जो गेम्स होते हैं उसमें वॉलेट होते हैं। अब जितने उस वॉलेट में अगर बच्चे ने पेमेंट ऐड किया, वो सारी डिटेल्स डाली और उस पैसे को बच्चा गेम खेल रहा है, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। कहीं कहीं आपको बैंक अकाउंट खतरे में आ सकता है और कई सारी चीजें हो सकती है। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना होगा कि ये जो है कम से कम बच्चे गेम खेलें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, तकनीकी है, आप इतना बिल्कुल ही नहीं हो सकते, भाई मोबाइल हाथ में नहीं लेगा, ऐसा तो आप खेल कर भी नहीं सकते। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो बच्चा उस वे में नहीं जाए। जैसे पिछले कुछ समय में ब्लू वेल एक गेम आया था, इस प्रकार से और भी रैंडमाइज गेम आते हैं बहुत सारे, जिसमें बच्चे के जीवन का खतरा था हो चुका। ब्लू वेल में मतलब पूरे मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा उसमें खतरा हुआ और कई बच्चों ने सुसाइड तक किए उस गेम में फंसने के बाद। तो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से, ओवर गेमिंग से हमें बहुत उसमें बचाना है। सारी चीजों फाइनेंशियली जो गेमिंग में फंसते हैं उनसे भी हमें बचाना है। तो ये बात हो गई एक ऑनलाइन गेमिंग की। अब मैं बात करता हूँ बेसिक साइबर सुरक्षा। मतलब ऐसे साइबर सुरक्षा वगैरह में एडवांस की देखें तो कई सारे डिप्लोमा है, डिग्री है, उसका लंबा चौड़ा है, कंटेंट है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जो बात करूंगा बेसिक साइबर सुरक्षा की, जिसमें जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो एक आम आदमी की जो साइबर सुरक्षा है उसके इर्द गिर्द में सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक साइबर सुरक्षा में होता है, जो साइबर क्राइम होता है वो 3 कारणों से होता है। मुख्यतः 3 कारण है। सबसे पहला है भय, लालच और आलस्य। अब वो किस प्रकार से हो रहा है मैं इस बात को और आगे स्पष्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो साइबर क्राइम, जो कोई किसी प्रकार का जो क्राइम होता है, उसकी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है सोशल मीडिया से। आज के इस डेट में सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और होना भी चाहिए। वैसे तकनीकी है, अगर आप नहीं हो पाते हैं तो कई सारी चीजें नहीं मिल पाती। हर चीज है, किसी को कुछ लाभ होते हैं, किसी के कुछ हानि होती है। तो आप अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं और साइबर क्राइम की 99% जो साइबर क्राइम की जो होता है उस केस में जो मतलब जिसके साथ किया जाता है उसकी शुरुआत सोशल मीडिया से होती है। तो किस प्रकार से स्टार्टिंग होती है, वन बाय वन इश्यूज क्लियर करूंगा। ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए इश्यूज हैं। उसके बाद में जो बैंक के जो साइबर क्राइम होते हैं उस पर भी मैं आऊंगा, ताकि वो भी सारी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो शुरुआत होती है सोशल मीडिया से शुरुआत होती है और कॉमनली हम देखते हैं आप सभी फेसबुक पर एक्टिव होंगे। अब बात वहां पर हो जाती है, आपने जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना रखी है उसमें आप कितना कुछ शेयर करते हैं आप खुद सोच नहीं सकते। कितनी बातें आपके फेसबुक पर हमें देखने को मिल जाती है। मतलब जो हमारे को टारगेट कर रहा होता है, जो अननोन पर्सन, उसको हमारे फेसबुक से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले फेसबुक पर क्या होता है, जैसे आपने स्टेटस डाला, मैंने अपने जीवन के 31 पसंद पूर्ण किए, आपने सिंपल डाला, आपने उस विक्टिम को क्या दे दिया, सामने वाला जो आपको टारगेट कर रहा था आपने उसको अपनी डीओपी दे दी, 31 पसंद पूर्ण किया, आपने उम्र पूर्ण की, आपकी जन्म दिनांक हाईलाइट हुई। सबसे पहले आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हाइड होना चाहिए, पब्लिकली नहीं रखना है आपको। दूसरी बात, आपके मोबाइल ईमेल नंबर भी आपको हाइड रखने हैं, क्योंकि मैं आगे जो केसेस बने हैं उनके उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस प्रकार के खतरे हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको डीओपी, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको हाइड रखने हैं, वो पब्लिकली आप ओपन नहीं रख सकते। साथ ही अपना आईडी कार्ड वगैरह किसी भी प्रकार की चीजें जो ऑफिशियली कुछ कार्ड वगैरह है उनको आपको फेसबुक पर या उस पर अपलोड नहीं करना है। दूसरी बात है, आप वहां पर लाइव स्टेटस देते हैं, जैसे कि मैं आज यहाँ पर हूँ, इस ट्रिप में हूँ, मेरे घर में ताला लगा हुआ है, तो भी हमें कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आप सभी ने मीडिया में ये सारी चीजें देखी होंगी। तो फेसबुक का इस्तेमाल तो हमें करना है, नहीं करना है इसका मैं पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तकनीकी है, कुछ नई चीजें पता होनी चाहिए, आप नए नए लोगों से जान पहचान हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है। बात रहती है, बात है सजगता की, आप कितने सजग रह पाते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचना है, लाइव स्टेटस अपडेट ज्यादा नहीं देनी है, बस जो बात आपको लगता है रैंडमली सबको कॉमनली पता है वो बात आपको शेयर करनी है। दूसरी बात आता है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के जो ये केसेस हुए हैं, प्रोफाइल लग गई, हॉस्पिटल इमरजेंसी है, मुझे पैसे भेज दो, बिल्कुल एक कॉमन की बात है। अपने यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं उसमें भी लगभग 3-4 वीडियोज में ये सारी बातें हमें लगभग देखने को मिलती है। तो जो व्हाट्सएप पर जो ये आपको जो प्रोफाइल लग रही है, अब वो क्या करते हैं, आपकी फेसबुक आईडी है, आपकी व्हाट्सएप है, वहां से क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर उठाते हैं, उसके बाद फिर वहां से आगे क्या करते हैं, आपके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करवाकर, वो ऐप किस प्रकार से डाउनलोड होते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन लिंक है या फिर आपके मोबाइल में परमिशन होती है, क्योंकि हर ऐप में आपको कुछ परमिशन देते हैं। आपके अगर कॉन्टैक्ट नंबर की परमिशन उनके पास चली गई, आप क्या करेंगे, वो आपके मोबाइल में कुछ ऐप आ गया, मान लिया कुछ भी इंटर हुआ, आपने अननोन कुछ भी लिंक पर ऐड किया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आपके मोबाइल नंबर के सारे कॉन्टैक्ट की परमिशन उनके पास चली जाती है। एक तो क्या होता है, हम जो नंबर सेव करते हैं ईमेल आईडी में सेव करते हैं, तो अगर सपोज आपकी ईमेल आईडी हैक हुई, ईमेल आईडी अगर
कौन सी, और ईमेल आईडी हैक भी नहीं करना है। आम आदमी ने अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड ही डीओपी बना रखा है, आपने डीओपी बना रखा है, आपने अपना नाम बना रखा है, बिल्कुल इजी पासवर्ड बना रखे। तो अगर आपकी ईमेल आईडी हैक हुई तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर चले गए, आपके मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप आया और उसकी परमिशन गई क्योंकि टारगेटेड ऐप में, तो फिर उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर चले गए। फिर क्या करते हैं वो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई और मैसेज कर दिया कि सर मेरा ये हॉस्पिटल इमरजेंसी है, मुझे अभी क्या 5,000 रुपये भेजिए, मुझे अभी क्या 10,000 रुपये भेजिए, और आप तुरंत कहीं उसमें भेज भी देते हैं। तो आप किसी को भी मदद करते हैं, ऐसा भेजना, किसी को मदद करना, मुसीबत में मदद करना हम सभी का भाव रहता है, हम सभी इसमें सकारात्मक लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार फ्रॉड हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ये ध्यान रखना है। आप किसी को भी पैसा भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई पैसे मांग रहे हैं, नहीं भेजने हैं, आप सिंपली उस पर्सन से कॉल पर बात कीजिए, उनको फोन पर लगाइए, वास्तविक स्थिति जानिए, उसके बाद आप पेमेंट है उसको ट्रांसफर कीजिए। चाहे आपको फेसबुक पर मैसेज आ रहा है, चाहे व्हाट्सएप पर आ रहा है, कहीं भी मैसेज आ रहा है, आपको उसके बल पर अपने को कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार का पेमेंट नहीं भेजना है। वो 80-90% फ्रॉड ही होगा, क्योंकि जिसको पैसा चाहिए वो आपसे कॉल करेगा, आपसे कॉल करके मांग लेंगे अगर ऐसी कोई बात बनती है तो आप व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद एक आता है हनी ट्रैप। पिछली बार कुछ पिछले साल की बात है, उदयपुर में हनी ट्रैप के इतने केसेस बने, हाईएस्ट केसेस बने, जितने भी बड़े बड़े मतलब जो पैसे वाले रोकदार थे उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनसे उनकी डिटेल निकाली कि सबसे पहले तो उस ग्रुप में ऐड हुए, किसी एक को फंसा था, और उसके बाद फिर जितने भी बड़े बड़े लोग थे जो अलग अलग ग्रुप चलाते हैं सभी की अकॉर्डिंग, तो उसमें जितने भी जो मतलब करोड़पति थे उन सभी को वीडियो कॉल किए गए, हनी ट्रैप फंसाया गया, और उसमें फिर वीडियो कॉल करके और उनकी उस वीडियो कॉल का यूज कर जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई उसका मतलब रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेल किया गया और उनसे पैसे निकलवाए गए। तो आपके लिए क्या सिर्फ इसमें यह बात है कि आपको किसी भी प्रकार के अननोन पर्सन से, विशेष करके जो हमारे जेंट्स साथी हैं उनके साथ हनी ट्रैप की बहुत ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है। तो आपको किसी भी प्रकार का अननोन पर्सन जो मतलब है उसका वीडियो कॉल आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई मतलब संपर्क ज्यादा साधने की कोशिश हो रही है, तो आपको उससे दूर रहना है, क्योंकि आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो सकती है और फिर वहां से उस वीडियो का गलत यूज हो सकता है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कहीं से कुछ भी बन सकता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है और उससे बचना है, ताकि किसी प्रकार का कुछ ज्यादा प्रोसेस ना हो, आप मानसिक हताशा का शिकार ना हो। हनी ट्रैप में 2 सुसाइड हुए थे पिछली बार, 2 बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने भी सुसाइड किया हनी ट्रैप में फंसकर। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ज्यादा अननोन है उससे कहीं ज्यादा फेमिलियर नहीं बनना है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आता है एक ईमेल और एसएमएस पर फ्रॉड होना। आपकी मेल आईडी है, आपकी मेल आईडी में बहुत सारे मेल आते हैं, इतने ही लिंक आते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की जो मतलब अनऑफिशियली सारी चीजें हैं उस पर ईमेल पर जाकर कहीं ज्यादा लिंक पर क्लिक नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई फ्री कंटेंट आ रहा है, इंटरनेट पर फ्री कुछ भी नहीं आता, अगर कुछ कोई कह रहा है कि आपकी फ्री चीजें आ रही है, कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज की कीमत चुकानी होती है, या तो आपका डाटा जा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जा ही रही है। आपको ईमेल पर या एसएमएस पर किसी प्रकार की कोई लिंक वगैरह अगर आपको सेंड किए जा रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का केवाईसी लिंक आ सकता है, या फिर एक आजकल पीएम रिलीफ फंड का मेल आता है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तो इस प्रकार की कोई चीजें होती हैं तो आपको क्या करना है, आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइए और उसको फंड पेमेंट कीजिए। पीएम रिलीफ फंड करना है, किसी राज्य में आपदा आती है तो तुरंत मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पर कि इस आपदा में सहयोग करने के लिए मैसेज करें। तो आपको इस प्रकार से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कोई मिलते हैं उस पर क्लिक नहीं करना है और उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी प्रकार का कोई पे आउट नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियली प्रोसेसिंग से बचना है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद एक आता है ऑनलाइन शॉपिंग। आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, सभी करते भी हैं, और कुछ अब कंपटीशन का जमाना है तो अगर कुछ 2 पैसा कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो सभी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में भी आजकल कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई। आप अगर कुछ महंगा आइटम ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो आपके पास जैसे ही पार्सल आता है आप उसका प्रॉपर वीडियो फुटेज तैयार करके उस पार्सल को आप ओपन करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उस पार्सल के अंदर क्या आया उसकी आपके पास एक प्रूफ रहेगा। अगर आपने मोबाइल ऑर्डर किया और साबुन की टिक्की आ रही है तो आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा कि मेरे इस पार्सल से क्या निकला और क्या चीज है। तो उसको आपको एक छोटा सा वीडियो फुटेज है, उस प्रॉपर उस पार्सल को पूरे वीडियो में दिखाइए, बैग है, उसके बाद उसके सामने ओपन कीजिए। अगर कुछ दूसरी चीज निकलती है ऑनलाइन शॉपिंग में तो फिर आप उसका कुछ रास्ता अपना सकते हैं, चाहे वो कोड हो, कंज्यूमर कोड हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इस पार्सल में ये मंगाया था और ये चीज निकली। तो आप कुछ महंगी चीज मंगाते हैं तो उसका वीडियो भी आप तैयार कर सकते हैं, फिर उसको डिलीट कर दीजिए। अगर कुछ सही चीज आती है तो उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात, हम जो अपना सबका मोबाइल रखते हैं अपनी, और मोबाइल में कुछ भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको ईमेल या एसएमएस किसी भी लिंक से कोई थर्ड
पार्टी है, कोई भी मतलब आपको सीधा वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड नहीं करना है। आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करना है। आपको अगर कोई कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपको डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से जाइए, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऑफिशियली अनऑफिशियली ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे और बच्चे ऑनलाइन गेमिंग्स के चक्कर में इतने, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेड गेम्स होते हैं, उसके फ्री वर्जन के चक्कर में बच्चे वेबसाइट पर जाते हैं और उन गेम्स को इंस्टॉल करते हैं। अब उस गेम्स को इंस्टॉल किया, जैसे ही गेम्स इंस्टॉल हुआ उसमें थर्ड पार्टी ऐप भी साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं स्क्रीन पर और वो आपके डाटा को पूरे को उस आगे तक पहुंचा देंगे। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कंप्लीटली कि जो मोबाइल में जो आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करें वो प्ले स्टोर से करें। अगर आप आई यूजर है तो जो इसकी कंपनी का जो ऐप स्टोर है ऑफिशियली उसको आप यूजर को इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी बात, आपके मोबाइल में किसी प्रकार का एलईडी को भी आजकल ऐप आ गए हैं, स्पाई ऐप आ चुके हैं, उसके बाद रिमोट स्क्रीन ऐप आ चुके हैं। कुछ भी इसी प्रकार का अगर कोई ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो मोबाइल आपके पास है लेकिन उसकी डिटेल्स किसी और के पास जाएगी, तो आप उस ईमेल या एसएमएस पर जो लिंक आते हैं उन पर क्लिक करके किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड नहीं करना है। वो डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल का एक्सेस है वो भी कोई और हैंडल कर सकता है और सारी चीजें आपने खतरा हो सकती है। दूसरी बात यह हो जाती है कि आप जो भी पासवर्ड वगैरह बना रहे हैं आपको पासवर्ड बेहद मजबूत बनाने, अपने डीओबी को पासवर्ड बनाना, ये चीजें हमें भूलनी होगी। आने वाला समय साइबर का समय है और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बना रहे हैं, अपने नाम को बना रहे हैं, इन चीजों से हमें बचना होगा। अपन सभी समाज में कोई भी व्यक्ति है एक अच्छा मजबूत पासवर्ड बनाए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 1 से 9 स्पेशल फॉन्ट ऐड करते हुए ही आप पासवर्ड क्रिएट करें और उसको टाइम से बदलते रहें। तो आप जो मतलब 80-90% आप उससे जो खतरा है उससे आप बच जाएंगे। दूसरी बात मैं करता हूँ बैंकिंग फ्रॉड, जो बहुत सारे जो मतलब इसके विक्टिम भी है, कई सारे मतलब उसमें कईयों के ऊपर बीती भी है, क्योंकि जब अकाउंट से एक साथ जो अच्छा खासा अमाउंट गायब होता है तो उस समय हमें कई सारी चीजें याद आती है। अब एक तो मैं बात करूंगा बैंकिंग फ्रॉड किस प्रकार से हो रहे हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं, और अगर बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे वो बात की मैं लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बैंकिंग फ्रॉड की शुरुआत होती है ओटीपी से। हालांकि ओटीपी वाला जमाना अब जा चुका है, आज से 3-4 साल पहले क्या होता था, आपसे ओटीपी लिए जाते थे और आपसे फ्रॉड हो जाता था। लेकिन आजकल लोग इतने अवेयर हो गए, कोई ओटीपी लगभग अब कोई शेयर करता नहीं है। तो जो मतलब जो करने वाला थे, जो लोग करने वाले जो टारगेट थे, जो गैंग थी, उन्होंने अब और आगे के रास्ते निकाले, क्योंकि अब आप ओटीपी तो दे दे रहे, उसके बाद अलग तरीके से करेंगे। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ रिमोट स्क्रीन ऐप वगैरह आपको ईमेल एसएमएस से आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाया जाएगा। आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपके मोबाइल के जो मैसेजेस हैं वो भी सीधे फॉरवर्ड हो सकते हैं। रिमोट स्क्रीन जो ऐप आती है उससे आपको सीधा मतलब आपके मोबाइल का ओटीपी आपके पास भी नहीं आएगा, वो सीधा आपके पास आया है लेकिन वो सीधा उनको भी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब वो आपकी कुछ गुलामी नहीं करेंगे, उनके पास ये भी चीजें हो जाती है। तो ये बात ये है, आप अननोन ऐप से बचेंगे तो ये सारी चीजों से भी बच जाएंगे। आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, तो कोई कह रहा है उस समय तो विशेष करके नहीं करनी है। दूसरी बात आती है कि आप किसी प्रकार का कोई वेबसाइट पर कुछ भी आप विजिट कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग है तो ऑनलाइन जो बैंकिंग वाले काफी कम होते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो कई प्रकार की जो सिमिलर वेबसाइट होती है, एसबीआई है तो आपको वहाँ पर एसबीआई लिखा होगा, आप सोचेंगे एसबीआई की वेबसाइट है और मैं विजिट कर रहा हूँ। अगर आपने आईडी पासवर्ड इंटर किए तो एक बार तो आप इंटर करेंगे तो वो क्या होगा, खैर बता देगा। अब आप क्या थे, वो एसबीआई वाली वेबसाइट पे थे, तो उस प्रकार से चीजें होती है। तो वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। आप वेबसाइट पे जो यूआरएल होता है उसमें HTTPS एक आगे आता है और उसके आगे लॉक लगा हुआ आता है, लॉक का सिंबल होता है, तो आप उस लॉक के सिंबल को ध्यान रखेंगे, वो मतलब सिक्योर वेबसाइट होती है, लाइसेंस वाली वेबसाइट होती है। दूसरी बात HTTP की मैं बात करूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब उसमें एस लगा हुआ हो, उसी वेबसाइट पर आप फाइनेंशियल संबंधी कुछ काम करते हैं तो आपको उसी वेबसाइट पर करना है, ताकि आपका कुछ डाटा है वो सिक्योर रहे, किसी और के आपके आईडी या पासवर्ड किसी और का ना मिले। दूसरी बात, आप यूपीआई पिन बनाते हैं उसको डीओबी या अपने मोबाइल नंबर वगैरह से बचना है, अच्छे सिक्योर मजबूत पासवर्ड बनाइए, सिक्योर रहिए, यही बात है। दूसरी एक बात देखने को मिलती है यूपीआई में, गूगल पे फोन पे आप चलाते हैं तो सामने से फोन आता है कि सर मैं आपको इतना पैसा भेज रहा हूँ, मतलब आपको पैसा रिसीव करने के लिए वो कहता है, लेकिन वो करता क्या है, वो रिसीव मनी की रिक्वेस्ट बना के भेजता है आपके ऊपर। क्या करता है वो, आपको कहेगा मैं आपको इतने रुपए भेज रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करेगा, वो रिसीव मनी की रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो आपके पास अगर रिसीव मनी की रिक्वेस्ट आती है, मतलब मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, आपको पैसा किसी को अगर कोई आपके खाते में पैसा भेजता है उसको किसी भी आपके यूपीआई पिन की जरूरत
नहीं होती। आप ये बात ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, आप अपने यूपीआई पिन दर्ज करो, तो सिंपल भाषा में बात यह है कि आपको अपने यूपीआई पिन दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी को आप पैसा भेज रहे हैं उसके लिए आपको यूपीआई दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और अपने आसपास परिवेश में भी जागरूकता फैलाएंगे। दूसरी बात है बैंक की वेबसाइट वाला मैंने आपको बता ही दिया। आपको लगेगा आप याहू पे जा रहे हैं, YAH होता है, लेकिन बैंक वेबसाइट किस प्रकार से होती है, YAH00। आपको लगेगा सिमिलर, लेकिन आपको वही है, आपको काफी चीजें ध्यान रखनी है, आपको अपने आप में अलर्ट रहना होगा, तभी आप चीजें सारी कुछ हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो अगर एक मिस्टेक हुई तो आपकी कई चीजें भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात है गूगल कस्टमर केयर नंबर। हम सभी सोचते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन गूगल क्या है? अब अगर हम इंटरनेट क्या है उसको देखते हैं, इंटरनेट में क्या होता है, सभी लोगों की वेबसाइट से, जैसे मेरे खुद की वेबसाइट है, मैंने .com वेबसाइट बना रखी है, मैंने अपना डाटा अपलोड कर दिया, ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में इंटरनेट पर डाटा अपलोड कर रखा है। उसके बाद आपने क्या किया, उस पर सर्च किया। आपने जैसे ही सर्च किया उसके जो कीवर्ड मैच हो रहे हैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, गूगल रिजल्ट देता है। तब ऐसा तो है नहीं कि गूगल के पूरा सिक्योरिटी और सारी चीजें बिल्कुल सही बताता है, ऐसा अपन गारंटेड तो कह नहीं सकते। अब होता यूं है, जो गूगल पे क्या होता है, आपने किसी बैंक के कस्टमर केयर नंबर चाहिए, आपके पास होते नहीं है नॉर्मली, आपने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, सीधा सर्च किया जोमेटो कस्टमर केयर नंबर या एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, बीओबी कस्टमर केयर नंबर। तो कई बार ये जो हैकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका एसईओ इतना तगड़ा होता है कि वो अंदर आप जैसे ही सर्च करोगे एसबीआई कस्टमर केयर नंबर सबसे ऊपर, उनके जो फर्जी जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। और आपने उस कस्टमर केयर को फर्जी कस्टमर नंबर आया तो गूगल पे आपने सर्च किया और आया, अगर उस पर आपने कंप्लेंट लिखवाने की समस्या समाधान की कोशिश की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान वो दे सकते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कस्टमर केयर नंबर आप बैंक से लीजिए, बैंक में लगे हुए होते हैं, एटीएम में लगे हुए होते हैं, या फिर ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक करके ही कस्टमर केयर से बात करें। वरना अगर वो फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर आपने कॉल लगाया तो आपकी सारी डिटेल्स भी ले लेंगे और आपको भी वो एक तरीके से विक्टिम बनाकर ही छोड़ेंगे कि कई प्रकार की चीजें हो जाती है। तो गूगल ने जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करना है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी रहती है केवाईसी कार्ड ब्लॉक के लिए कॉल आती है, आप सभी अवेयर है, आजकल काफी लोगों को पता भी है कि आप अभी केवाईसी करो कार्ड बंद हो जाएगा या फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कई भय में आ जाते हैं कि हमारा भी ये बंद कर देंगे, हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक कर्मचारी हम जाते हैं कभी काम नहीं करते, वो सामने से कॉल करके हमारा को क्या पूछेंगे, सवाल ही नहीं इस बात का है कि उनके पास वैसे ही क्या समय है, वो कस्टमर को सामने से फोन कर करके काम निपटा है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना, थोड़ा अवेयर है कि आपको किसी प्रकार का कोई केवाईसी कोई कार्ड बंद कई प्रकार की कोई कुछ भी होगा, सीधा ब्रांच में जाइए, आपके नजदीकी ब्रांच है, वहां जाकर सॉल्यूशन लीजिए। जो मोबाइल पर बन सके उतना हमें बचना है। उसके बाद आता है ऑनलाइन लोन, जो मतलब ऐप आ चुकी प्ले स्टोर पर, कम ब्याज दर पे ऑनलाइन लोन मिलते हैं। ये तो हमारे हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन ये भी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि ऑनलाइन लोन का कैनेडा में भी एक केस बना था, उसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल कम ब्याज दर पर, मतलब आपको मान लो 10,000 20,000 रुपए चाहिए, प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप है, आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड डालो, उनकी जो परमिशन है उसको फाइल करो, मतलब परमिशन है उनको दे दो। परमिशन कौन सी होगी, क्योंकि आपके मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मोबाइल का डाटा, आपके मोबाइल की सारी मतलब जितने भी परमिशन होती है सारी आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आपको 10,000 रुपये मुश्किल से 5-10 मिनट में आपको सेंड कर देते हैं। कितना जल्दी काम होता है। लेकिन वो ऑनलाइन लोन इतना भारी पड़ता है कि बंदे सुसाइड तक करते हैं उसके चक्कर में। क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन लोन दिया, उसके बाद जब उसकी रिकवरी शुरू होती है आपके सारे रिश्तेदारों के नंबर उनके पास चले गए, पक्की बात है, वो आपसे परमिशन ले ली, सारे रिश्तेदारों के जितने भी जानकार सबके नंबर चले गए। फिर वो क्या करेंगे, सब रिश्तेदारों को मैसेज करेंगे कि इस बंदे ने मेरे से इतना लिया। अब इज्जत सबको प्यारी होती है, कई बार उसके फिर उसमें मतलब उनके जो चक्कर भी हुए उसमें बंदा फंस जाता है 100%। मतलब ऑनलाइन जो ऐप पे कोई लोन मिल रहा है, तत्काल लोन मिल रहा है, उस ऐप से बचना है। अपने बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करना है कि वेबसाइट से कोई किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन लोन वाली कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, किसी प्रकार का लोन नहीं लेना है, वरना बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी और कई प्रकार की समस्या हमें बाद में उसमें देखने को मिल जाती है। अब आता है कि आप बैंकिंग फ्रॉड में चलो आप इतने अवेयर रहेंगे, लेकिन बैंकिंग फ्रॉड में आप नुकसान कम करने का तरीका, मतलब चलो खतरा तो सभी में है, खतरे से तो कोई खाली नहीं है। आज मेरा भी यूट्यूब चैनल है, कभी भी हैक हो सकता है, मैं भी इतना कोई सिक्योर गारंटेड नहीं हूँ कि मैं इतना हो जाऊंगा। क्योंकि आजकल दुनिया में हर स्टेप से बढ़कर स्टेप एक आगे के स्टेप का बंदा खड़ा है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, आप किसी को भी नहीं कह सकते। लेकिन आपके जो बैंकिंग फ्रॉड है उसमें आप नुकसान कम कैसे करेंगे, उसके कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है टीपीटी लिमिट लगाने का, मतलब जो होता है ट्रांजैक्शन जो थर्ड पार्टी को करने की जो लिमिट होती है ऑनलाइन बैंकिंग में,
तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें टीपीटी लिमिट लगा सकते हैं कि मेरे खाते से एक बार में थर्ड पार्टी को 10,000 का ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होगा। तो आप अगर विक्टिम बनेंगे तो मुश्किल से आप बहुत कम नुकसान में आप बच जाएंगे। तो एक आप टीपीटी लिमिट लगा सकते हैं अपने अकाउंट पर। उसके बाद आती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होती है। आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वैसे ही नहीं करना होता किसी को भी, तो कई बार क्या होता है नाइजीरिया या रशियन जो ग्रुप्स होते हैं उनके अगर हैकिंग में आपकी नजर आती है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। उसको क्लोज कर देंगे, अगर कोई इंटरनेशनल रैकेट में आप भी आते हैं तो उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये कुछ जो चीजें हैं जिससे आपका नुकसान मतलब अगर हो भी रहा है तो बहुत कम नुकसान हो जाए, इस प्रकार से कर सकते हैं। एक नॉर्मली ऐप आता है, जो ऐप आता है इनकम टैक्स रिफंड ऑनलाइन फॉर्म। आपने सभी को आया होगा, मतलब अमूमन 70% के पास आता है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो जल्दी से ये फॉर्म भरो वरना इनकम टैक्स रिफंड गया। और भाई साहब इनकम टैक्स रिफंड को ऐसा तो मिलना है नहीं, लेकिन ये क्या होता है फर्जी मेल्स होते हैं सारे। आपके पास मेल्स आ रहे हैं इनकम टैक्स रिफंड को लेकर, अब आपसे क्या करवाएंगे उसमें आप उसको देखते ही पता चल जाएगा। आपसे वो कार्ड डिटेल्स भरवाएगा, उसकी सीवी भी भरवाएगा, उसके पिन भरवाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी सारी चीजें क्यों लेगा आपसे रिफंड देने के लिए? एक बात तो ये सोचनी है, अपने खुद से ही सोचना है। आपके कार्ड के 16 डिजिट पे वो मांग रहा है, आपके सीवी भी मांग रहा है, आपके कार्ड के एक्सपायर डेट मांग रहा है, मतलब 100% वो आपके एटीएम से ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, वो इसीलिए मांग रहा है। इतनी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है और उतनी बात उनको समझ लेना है ताकि आप इस प्रकार के किसी प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं उससे बच सकें। दूसरी बात होती है एक जो व्हाट्सएप पे लॉटरी वाले मैसेजेस आते हैं। पिछले साल की बात है, 3-4 दिन की छुट्टियां थी और मेरे जो एसएमसी जो अध्यक्ष थे वो खुद उसके शिकार हो गए। अब उन्होंने कहा सर मेरे को लॉटरी लगी है और मेरे पैसे आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे लॉटरी लगी। उन्होंने क्या किया, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, आधार कार्ड भेज दिया, पैन कार्ड भेज दिया, फिर उनके बाद की शुरुआत होती है आप रजिस्ट्रेशन फीस दो। उन्होंने 5,000 रुपये पहले दे दिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन और 7.5 मांगे और जिस दिन 7.5 करने थे उस दिन उन्होंने मेरे से सलाह ली, मैंने तुरंत उनको मना किया। तो ये जो लॉटरी वाले जो केसेस होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। अब लॉटरी ऐसे कौन देगा, अचानक से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कोई लॉटरी खुल जाएगी क्या? सवाल ये नहीं, सोचने की बात है। तो बस ये बात है, इस मामले में भी आप अपने आसपास जो पीटीएम एसएमसी बैठक होती है उसमें आप लोग उस पर जागरूकता कर सकते हैं क्योंकि लोग काफी शिकार बन जाते हैं। ये सारी चीजें हो जाती है। अब दूसरी बात आती है आपने साइबर ये जो बैंक फ्रॉड है आपका हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? चलो होना था, जो हो गया कई बार तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये साइबर का मामला होता है तो साइबर पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट करना है, तो कॉमनली बात है। लेकिन एक मैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप करेंगे 1930, आप नोट कर सकते हैं ये जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे आप कॉल लगाएंगे, उनको आप सारे डिटेल्स देंगे, आपका ट्रांजेक्शन नंबर है, आपकी जो डिटेल्स है, आपको किस प्रकार से फ्रॉड हुआ, किस नंबर से फ्रॉड हुआ। 1930 पे आप कॉल करेंगे तो वहां से आपको जो कई बार क्या व्यस्त होता है तो थोड़ा लेट लगता है, लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे तो वहां से आपका संपर्क हो जाएगा। ये 1930 जो होम मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसका साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते, उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम है उसको नोट करवाएं तो आपको अनोलेजमेंट नंबर आ जाएंगे और उससे आप ट्रैक कर पाएंगे। दूसरी एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उस वेबसाइट पर भी जो अपनी कंप्लेन है उसको फिल कर सकते हैं। वो कंप्लेन वहां से लेके जाएगी और आपका जो थाना है नजदीकी वहां पर वो कंप्लेन उसको फॉरवर्ड करेंगे। हालांकि मैं आपको साइबर क्राइम का एक सत्य ये भी बता दूं, ये जो cybercrime.gov.in पर जितनी कंप्लेन जाती है उसका मात्र 28% पैसा वापिस लोगों को मिलता है, बाकी 72% लोगों को उसका पैसा नहीं मिलता है। मतलब ऑनलाइन में क्या है, बचाव ही एक उपाय है, बाकी आप बात की चीजों के बारे में नहीं सोच सकते, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं इस मामले में। तो ये सारी चीजें अपने को कंप्लेंट में ध्यान रखना है। उसमें पॉक्सो ई-टॉक्स के भी ऑप्शन आते हैं साइबर क्राइम में, तो उन सारी चीजें में आपको आईडी वगैरह ई-मित्र वाले से करवाएंगे तो वो कंप्लेंट फिर हो जाएगी, फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी वो चीजें दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा आईडी ऑनलाइन रहेगी, वहां से पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड होती है वो कंप्लेंट, तो उससे आपका काम थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। बाकी अलग कई प्रकार की चीजें होती है, उसमें हम ज्यादा चर्चा करके कोई सार वाली बात नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें साइबर सुरक्षा की, तो यही सारी जो कुछ बातें हैं आपको खुद को अवेयर रहना है, खुद को सोचना है कि कोई मुझे किस प्रकार से क्या कुछ कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है। एक अपने साइबर सुरक्षा का एक केस जो अपने गुजरात का केस है, जेसिका शेफर नाम की, ये मैं बात भूल चुका था, हालांकि मुझे फेसबुक के साथ बतानी थी। एक जेसिका शेफर नाम की एक विदेशी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ये बात समझिए कि हमारे टीचर्स का जुड़ा हुआ मामला है। तो उसमें क्या होगा, जेसिका शेफर नाम से फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इसके बाद वो फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद उनकी बात होती है, उस बात होने के बाद वहाँ पे उनको जो टीचर्स होते हैं गुजरात के, उनको वो बताती है कि हमारे बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है और हम लगातार डोनेट करते हैं, हमें डोनेट करते हैं, हमें संस्था की जरूरत है। तो उन्होंने कहा, उनको पता था फेसबुक प्रोफाइल
उन्होंने सोचा, उसके लिए फिर उन्होंने अपने डिटेल्स सारे शेयर की। उसके बाद फिर जो जेसिका शेफर्ड जो थी, उसके बाद उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं, वो दिखावटी प्रोसेस, उसमें होता कुछ नहीं, आपको सिंपली सारी चीजें फर्जी भेजी जाती है। फिर उनको क्या किया जाता है कि आपको इंटरनेशनल पैसा आ रहा है, आपको क्या लगेगा, कस्टम चार्ज लगेगा। अब कस्टम चार्ज लगेगा, आप यूँ करो 25,000 रुपये इसमें ट्रांसफर कर लो, तो आपका पेमेंट है वो आ जाएगा। तो 25,000 रुपये वो निकलवा लिए। उसके बाद फिर और कई प्रकार की बातें करते हैं। उसके बाद फिर उनको वापिस वही लूटमारी का तरीका है। कुल मिलाकर आपको इतना बहकाव में नहीं आना है और चीज़ों से अलर्ट रह के बचना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अब मेरा साइबर सुरक्षा के साथ अगर मैं डिजिटल शिक्षा की भी कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी टॉपिक में इंक्लूड है। तो डिजिटल शिक्षा में हम कोविड-19 के बाद से लगातार उसकी ओर बढ़े हैं और हमने बहुत अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि कोविड में भी बहुत सारी स्थितियाँ थी। गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी फोकस किया कि जो डिजिटल शिक्षा है इसको बढ़ावा मिले और हमें आगे भी अगर हम जाते हैं, अगर एडवांस लेवल तक सोचते हैं, तो फ्यूचर तो डिजिटल शिक्षा की ओर हमें ले जा रहा है और हमें जाना ही होगा। इसके कोई क्वेश्चन मार्क उपाय नहीं है उसका। अगर हम साइबर कोविड-19 डिजिटल शिक्षा की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले सरकार ने जो प्रोजेक्ट चलाया, स्माइल चलाया, कल्प चलाया, क्लिक चलाया, ICT लैब चल रही है, बहुत सारे स्कूलों में चलती रही है और कई सारे स्कूलों में काम हो भी रहा है बहुत अच्छे से। तो उन सब की आपको बेहतरीन ढंग से हेल्प लेनी है। दूसरी बात, अगर हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी अपने स्कूल में लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप कुछ डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ पाएंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी संभावना बन रही है भामाशाह से, मेरे खुद के विद्यालय में इस 15 अगस्त को एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी आने वाला है, जो एप्लीकेशन से उससे बात हुई है मेरी, तो वो ऐड करेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से रिसोर्सेज अगर बन रहे हैं, कुछ स्थानीय परिस्थितियों में संभावनाएं हैं, तो आप स्मार्ट टीवी को ले सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट टीवी आने से क्या फायदा हो जाएगा, एक तो बच्चों को मजा आ जाएगा, प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स को तो आनंद ही आ जाएगा, मतलब क्योंकि वो खेल खेल में चीज़ों को सीख लेंगे। सारी चीज़ों के कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर सिंपल सर्च करेंगे तो इतने सारे कंटेंट आ जाएंगे प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, कोई इसका अंत नहीं है। मतलब बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको अच्छे से, और मतलब उसकी गुणवत्ता बहुत शानदार रहेगी, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अक्षर को कैसे लिखना है उससे लेकर अक्षर को कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन है, हर चीज़ के लिए डिजिटल कंटेंट आजकल बना हुआ है। यूट्यूब पर कहीं कोई कंटेंट की कमी नहीं है, बस सही कंटेंट है और उसको आप एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। दूसरी बात, एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी जिसमें नहीं है या चीज़ नहीं है, मतलब बड़ी कक्षाओं के लिए मैं बात करूँ, छोटी कक्षा में ये उपाय कर सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में आप ये है कि आपने जो भी टीचिंग आप जो पढ़ा रहे हैं, आपने साइंस का चैप्टर पढ़ाया या फिर आपने जो भी पढ़ाया, उसके सारे प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाती हैं। तो आप उस यूनिट को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वो मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने सभी के बने हुए हैं, हर क्लास वाइज भी बने हुए थे, कॉलेज में भी बने थे और अभी भी बना लेना चाहिए। तो जो चैप्टर आप जो चीज़ क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका यूट्यूब कंटेंट लिंक आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि अगर आपके 50 बच्चों की कक्षा है और आपने बोला है कि मैं जो लिंक डालूंगा उसको आप घर जाके देखना, अगर 50 में से 5 बच्चे भी अगर घर जाके देख लेते हैं तो आपका लिंक डालना सफल है। क्योंकि हम 100% रिजल्ट की कहीं पर टेंशन हमें लेनी नहीं है। तो हम ये भी चीज़ कर सकते हैं कि बच्चों को जो क्लास में पढ़ाया उस दिन का जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर दें। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड होंगे, जो मतलब खुद के लिए जागरूक, तो वो निश्चित उसको देखेंगे और उसकी जो टॉपिक के प्रति जो समझ है, जो उसकी मजबूती है, वो बहुत शानदार हो जाएगी और वो काफ़ी अच्छे से उसको चीज़ों को समझ पाएगा और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, जैसे दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप से हम सभी ने अभी तक इस्तेमाल किया है दीक्षा ऐप का ट्रेनिंग लेने में, लेकिन दीक्षा ऐप में ट्रेनिंग लेना तो बहुत छोटा सा पार्ट है। दीक्षा ऐप की उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट का इतना उसमें फोकस है कि कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। आपको क्लास वाइज सारी उसमें डिजिटल कंटेंट देखने को मिलता है। उसके बाद आपके जो बुक्स है इसमें आपने देखा होगा बारकोड आ रहे हैं, आपको हर चैप्टर के ऊपर बारकोड मिल रहे हैं। तो आप उसको दीक्षा ऐप में स्कैन करेंगे तो लगभग पिछले सेशन तक 70% डाटा है वो दीक्षा ऐप पर आ चुका था, बाकी बहुत जल्दी 100% आ जाएगा। तो उस बारकोड को आप सीधा स्कैन कर सकते हैं और सीधा स्कैन करेंगे तो उसमें जो टॉपिक रिलेटेड जो वीडियो है जो टीचर्स ने बना रखे हैं वो सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे और उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दीक्षा ऐप का अधिकतम उपयोग करें, उस ऐप को इंस्टॉल करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें QR कोड है, उन सारी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी साइबर सुरक्षा और जो डिजिटल शिक्षा को लेकर मैंने जो अपनी बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की। तो जो कार्यकारिणी है उन्होंने मुझे इस टॉपिक पर मौका दिया